तो फाइनली अब हम Node.js का फर्स्ट मॉड्यूल पढ़ने जा रहे हैं, जो कि हर एक कोर्स में एकदम पहले ही पढ़ा दिया जाता है। हमने इतने समय के बाद लगभग 16-17 घंटे का कोर्स कंप्लीट हो गया है। अब हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं अपना फर्स्ट मॉड्यूल Node.js का, जो कि होता है FS मॉड्यूल। इसके पहले भी हमने थोड़ा बहुत देखा है, ऐसे यूज़ किया, लेकिन हमने डिटेल में नहीं समझा ये है क्या आखिर में। तो यहाँ पर मैंने एक अपना फोल्डर ओपन कर रखा है। यहाँ पर कुछ फाइल्स हैं, बस ऐसे ही मैंने फाइल्स क्रिएट कर ली हैं। एक package.json फाइल है जहाँ पर मैंने टाइप मॉड्यूल सेट कर दिया है, ताकि हम यहाँ पर ES6 मॉड्यूल्स का यूज़ करके इंपोर्ट एक्सपोर्ट कर सकें। अब अगर यहाँ पर आप इंपोर्ट करते हैं import fs from fs, या फिर हम इसको नोड fs भी कर सकते हैं ऐसे। ये नोड का कोर मॉड्यूल है या नेटिव मॉड्यूल, हमने देखा था नेटिव मॉड्यूल होता है। तो FS मॉड्यूल के ऊपर हम ये एक लेक्चर रखेंगे। इसमें हम रीड और राइट करना, बेसिकली सिंपल राइट और सिंपल रीड करना सीखेंगे। और फिर इसके बाद भी 1-2 लेक्चर्स रहेंगे FS मॉड्यूल के ऊपर, जिसमें हम ये देखेंगे कि और जो फाइल के ऑपरेशंस होते हैं, जो डायरेक्टरी के ऑपरेशंस होते हैं, उसको हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे कि रीनेम करना, एडिट करना, डिलीट करना, डायरेक्टरी क्रिएट करना, मूव करना, कॉपी करना। तो ये सारे ऑपरेशंस भी हम करना सीखेंगे। इस वीडियो में हम केवल रीड और राइट सिंपली सीखेंगे। और जो FS मॉड्यूल होता है, ये केवल टेक्स्ट फाइल को ही नहीं रीड करता है, ये किसी भी फाइल को रीड कर सकता है, किसी भी फाइल को राइट कर सकता है। ये बाइनरीज के ऊपर काम करता है, सीधा जीरोज एंड वंस को रीड करता है और जीरोज एंड वंस को राइट करता है। तो अब इसका क्या मतलब होता है, ये सब हम समझेंगे। और ज़्यादा अच्छे से तो हमें जब बफर वाला सेक्शन पढ़ेंगे ना, उस सेक्शन में ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, लेकिन यहाँ पर भी हम थोड़ा ग्लिम्पसेस ले लेंगे उसका। तो यहाँ पर अगर मुझे रीड करना है, तो पहले हम ये देखते हैं कि इंपोर्ट हमने जो किया है नोड FS से, ये कोर मॉड्यूल है नोड का, इसके लिए हमें कुछ भी इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ये बाय डिफ़ॉल्ट हमें नोड प्रोवाइड करता है। ये जो FS है, ये एक तरीके का ऑब्जेक्ट है, इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ और मेथड्स हैं। अगर मैं यहाँ पे console लॉग कर दूँ और ऐसे नोड रन करूँगा, node app.js, तो ये बहुत लंबा सा ऑब्जेक्ट आ रहा है। अब इसको कंसोल में देखना, इतना लंबा ऑब्जेक्ट थोड़ा सा सही नहीं है, तो मैं इसको यहाँ पे डिबगर लगा के और यहाँ पर जाके रन एंड डिबग करके ये Node.js से डिबग कर लेता हूँ। अब ये मैंने वेरिएबल्स का टैब इधर से, आपके सिस्टम में हो सकता है इधर आ रहा हो, इधर से मैंने ऐसे खींच के यहाँ पे रख लिया है। तो मैं वॉच वाला टैब उधर ही कर देता हूँ, वेरिएबल्स वाला टैब मेरा यहाँ पे आपको दिखेगा। और यहाँ पर मॉड्यूल स्कोप के अंदर FS नाम का वेरिएबल है, और इसमें बहुत सारे मेथड्स, बहुत सारे प्रॉपर्टीज और मेथड्स हैं। अब इसमें से हम बहुत छोटा सा सबसेट देखेंगे इस वीडियो में, और सारे मेथड्स या प्रॉपर्टीज को जानने की ज़रूरत भी नहीं है। जैसे जैसे ज़रूरत पड़ेगी वैसे वैसे हम सीखते रहेंगे। तो 2 टाइप के मेथड्स होते हैं, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे हर एक चीज़ का, जैसे एक्सेस और एक्सेस सिंक यहाँ पे मिल जाएगा। अपेंड फाइल और अपेंड फाइल सिंक। chmod, इसको chmod पढ़ते हैं, chmod नहीं, ऐसे नहीं पढ़ते हैं, chmod पढ़ते हैं। और chmod सिंक, सबका एक नॉर्मल वर्जन और एक सिंक वर्जन मिल जाएगा। अब ये क्या चीज़ है और इसमें क्या डिफरेंस है, और इसमें से हम कौन सा यूज़ करेंगे, तो पहले हम देख लेते हैं इन दोनों में डिफरेंस क्या है। ये सिंक वाला जो मेथड होता है, ये सिंक्रोनसली फाइल को रीड करता है। क्या मतलब होता है एग्जैक्टली अभी हम देखते हैं। यहाँ पर हम रीड वाले पे चले जाते हैं। यहाँ पे रीड फाइल का एक मेथड होगा, ये है रीड। एक तो रीड मेथड है, इसको हम बफर वाले सेक्शन में देखेंगे, क्योंकि इसको समझने के लिए हमें बफर की ज़रूरत होती है। यहाँ पे आपको बफर दिख रहा होगा, ये बफर एक्सेप्ट करता है, फिर उसके बाद ही रीड करता है। लेकिन ये जो रीड फाइल है, इसको हम अगर पाथ दे देते हैं तो ये रीड कर देता है। ऑप्शंस, ये सारी चीज़ें ऑप्शनल हैं, तो हम रीड फाइल का यूज़ करेंगे। और देखो, रीड फाइल है और रीड फाइल सिंक है, ये दोनों मेथड्स हैं। तो सबसे पहले हम रीड फाइल सिंक यूज़ करते हैं और देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो ये FS मॉड्यूल बहुत बड़ा सा ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर से हम एक छोटा सा मेथड यूज़ करने जा रहे हैं, जो कि रीड फाइल सिंक। इसको देखते हैं ये कैसे काम करता है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे तो ये एक पाथ नाम का आर्गुमेंट लेता है, ये वाला है पाथ नाम का, और ऑप्शंस नाम का आर्गुमेंट, 2 आर्गुमेंट लेता है। और ऑप्शंस नाम का जो आर्गुमेंट है वो ऑप्शनल है, तो अभी हम केवल पाथ वाला आर्गुमेंट देखते हैं। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास ये index.html फाइल है।
हमें इसका कंटेंट रीड करना है, इसमें क्या लिखा है, क्या क्या नहीं लिखा है, ये हमें पूरा चाहिए कि क्या लिखा है। तो इसको रीड करने के लिए हम क्या करेंगे, ये मैं कंसोल लॉग हटा देता हूं, fs.read फाइल सिंक करता हूं और यहां पर मैं पाथ डाल दूंगा अपनी HTML फाइल का, यहाँ पे ./index.html ये फाइल का पाथ डाल देता हूं। जो दूसरा ऑप्शन है यहाँ पे वो डालना ऑप्शनल है, तो उसको अभी के लिए यहाँ पे नहीं डालते हैं। हम इसको कॉल कर रहे हैं यहाँ पे, तो इसका कुछ रिटर्न वैल्यू होगा और रिटर्न वैल्यू जो होगा वो यहाँ पर आके रुकेगा। मैं एक बार इसको बंद कर देता हूँ। तो जो रिटर्न वैल्यू होती है वो यहाँ पर आती है जहाँ पे मेथड को कॉल किया जाता है। तो जो सिलेक्टेड चीज दिख रहा है यहाँ पर इसकी रिटर्न वैल्यू होगी। तो इसको हम एक वेरिएबल में सेव कर लेते हैं। अरे ये मैं कहाँ पे लिख रहा हूँ, इसकी रिटर्न वैल्यू को मैं एक सेव कर लूंगा ए नाम के वेरिएबल के अंदर। और मैं इस पर अगर हवर करूं तो ये क्या बता रहा है, ए एक बफर है। ये बिहाइंड द सीन्स टाइपस्क्रिप्ट यूज करता है VS कोड और ये बताता है कि ये एक बफर है। अभी बफर क्या होता है ये सब कुछ हम बफर वाले सेक्शन में देखेंगे। अभी एक बार दोबारा से हम इसको थोड़ा सा ग्लिम्स इसका लेते हैं कि क्या है। इसको हम कंसोल लॉग कर लेते हैं। आपको लग रहा होगा कि हमें इसका कंटेंट दिखेगा, लेकिन हमें इसका कंटेंट नहीं दिखेगा, हमें कुछ और ही चीज दिखेगा। इसको हम रन करते हैं यहाँ पे टर्मिनल के अंदर। जब भी हमें डिबगिंग की जरूरत होगी तो हम डिबगर का यूज करके रन करेंगे, जब हमें नहीं जरूरत होगी तो हम ऐसे ही रन कर लेंगे। तो ये देखो ये इस तरह से दिख रहा है। ये क्या है, तुम्हें समझ ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है ये। अगर हम इसको console.dir कर देते हैं तो आप देखना, ये देखो ये कुछ अलग तरीके से दिख रहा है। ये क्या चीज है, तो इस चीज को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे जब बफर्स सीखेंगे। अभी के लिए अगर आपको क्यूरियोसिटी है तो आप देख सकते हैं कि ये क्या है। जब हम बफर्स सीखेंगे तो इसको बहुत ही डिटेल में समझेंगे। तो बाय डिफॉल्ट आप ये समझिए कि जब हम रीड फाइल सिंक यूज करते हैं तो ये हमें बफर रिटर्न करता है और ये जीरोज एंड वंस होते हैं। एक तरह से डायरेक्टली आपको 0 1 0 नहीं दिख रहा है, लेकिन वो जीरोज एंड वंस ही हैं जो कि हमें नंबर के फॉर्मेट में दिख रहे हैं। तो इसको अगर हमें कन्वर्ट करना है रीडेबल फॉर्मेट में, स्ट्रिंग में, ताकि हम पढ़ पाएं, तो हमें क्या करना होगा, a.toString ये चीज करना होगा। अब ये करके अगर हम इसको रन करेंगे node-app.js तो ये देखो अब हमें वैसा मिल रहा है जैसा हमारे HTML फाइल के अंदर था। अब यहाँ पर ये \n और ये सब दिख रहा है, ये console.dir किया है हमने, इसीलिए ऐसा दिख रहा है। \n का मतलब होता है, इसका मतलब न्यू लाइन। \r और \n ये हमारे विंडोज के अंदर न्यू लाइन को ऐसे ही रिप्रेजेंट करते हैं। ये देखो अगर हमने console.dir हटा दिया है तो जैसे हमारी HTML फाइल थी एग्जैक्टली वैसे यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा है। यानी कि अगर हमें रीड करना है तो हम इस तरह से रीड करेंगे और फिर उसके बाद में ये हमें बफर रिटर्न करेगा। तो इसका नाम हम दे देते हैं कंटेंट बफर। और फिर उसके बाद में हम कंटेंट बफर को स्ट्रिंग में जब हम कर देंगे तब वो एक्चुअल कंटेंट बन जाएगा, मतलब स्ट्रिंग कंटेंट या जो हम नॉर्मली रीड करते हैं। तो const content इक्वल टू content buffer डॉट टू स्ट्रिंग। तो ये इतना प्रोसेस होता है अगर हमें रीड करना है। अब मैंने बोला कि यहाँ पे एक आर्गुमेंट भी होता है जो कि हम पास कर सकते हैं। तो यहाँ पर क्या आर्गुमेंट होता है, अगर आप यहाँ पे टाइप करेंगे तो ये सजेशन देगा ऑटोमेटिकली। मैं यहाँ पे एम्प्टी स्ट्रिंग अगर टाइप करूँ, यहाँ पे हम एक दूसरा आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग टाइप कर सकते हैं। दूसरा आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग होता है, फर्स्ट आर्गुमेंट भी स्ट्रिंग होता है। फर्स्ट आर्गुमेंट फाइल का पाथ होता है जो हम रीड करना चाहते हैं। दूसरा आर्गुमेंट होता है कि जो भी हम रीड करने जा रहे हैं वो किस फॉर्मेट में लिखा है। तो जनरली हमारा जो फाइल होता है, जो टेक्स्ट फाइल होता है, वो UTF-8 में लिखा होता है। जैसे यहाँ पर अगर हम आ जाएं और इसका फॉर्मेट यहाँ पर देखो, यहीं पे हमने HTML में ही लिखा है UTF-8, लेकिन
अगर यहाँ पे UTF-8 ना लिखा होता तब भी ये भी एक UTF-8 ही है। अब UTF-8 क्या होता है, UTF-16 क्या होता है, अलग अलग तरह के कैरेक्टर इनकोडिंग्स क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें हम बफर वाले सेक्शन में सीखेंगे। और भी हमें बाइनरीज सीखनी है कि बाइनरीज क्या होती हैं, ज़ीरोज़ एंड वंस में कैसे, जैसे ये D लिखा है तो इसको ज़ीरोज़ एंड वंस में कैसे स्टोर किया जाता है, सारी चीज़ें हम बफर वाले सेक्शन में सीखेंगे। और केवल बफर्स ही नहीं, हम कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स भी सीखेंगे। तो यहाँ पर हो सकता है आपके VS कोड में यहाँ पर UTF-8 दिखा रहा हो, मैं थोड़ा सा जूम आउट करूँगा तो दिखेगा। ये देखो मैंने और जैसे जूम इन कर दिया तो उसको दिखने की जगह ही नहीं है। यहाँ पर आपको नीचे UTF-8 दिख रहा है ये। तो ये UTF-8 कोई भी फाइल ओपन कर लेंगे UTF-8 ही रहेगा बाय डिफ़ॉल्ट, जब तक हम उसको चेंज नहीं करेंगे UTF-8 ही रहेगा। तो हम यहाँ पे कैरेक्टर इनकोडिंग्स पास कर सकते हैं। मैं इसको जूम इन कर लेता हूँ। ये कैरेक्टर इनकोडिंग्स अगर हम पास कर लेते हैं और इसको हम हवर करते हैं तो अब ये स्ट्रिंग है, अब ये बफर नहीं। हमने नाम भले दे दिया कंटेंट बफर, लेकिन ये स्ट्रिंग है, यहाँ पे दिखा रहा है। यानी कि हमें डॉट टू स्ट्रिंग करने की ज़रूरत नहीं है, हम सीधा इसको कंटेंट बना सकते हैं और कंटेंट को हम कंसोल लॉग कर सकते हैं। तो जब भी हम अपना कैरेक्टर इनकोडिंग पास कर देते हैं तो डायरेक्टली वो बफर नहीं रिटर्न करता है, वो सीधा स्ट्रिंग ही रिटर्न कर देता है। हमारा कोड और भी ज़्यादा छोटा हो जाएगा इस केस में। ये देखो सीधा जो पहले हम 2 लाइन में काम करवा रहे थे, एक ही लाइन में हमारा काम हो गया। तो कुछ इस तरह से हम रीड फाइल सिंक का यूज करके किसी भी फाइल को रीड कर सकते हैं। अब आप यहाँ पर index.html का पाथ डालिए या किसी और चीज़ का पाथ डालिए, किसी और फाइल का। यहाँ पे हमने कई सारी फाइल्स रखी हैं, किसी का भी पाथ डाल के हम उसका कंटेंट रीड कर सकते हैं। यहाँ पे ये टेक्स्ट फाइल का पाथ डाल दूंगा तो मैं टेक्स्ट फाइल को रीड कर पाऊंगा। ये अगर मैं करता हूँ तो उस टेक्स्ट फाइल के अंदर जो भी लिखा था यहाँ पर हमें प्रिंट होके मिल जाएगा। अब ये हो गया रीड फाइल सिंक मेथड। तो रीड फाइल जो मेथड होता है उसका क्या काम होता है, तो ये जो कोड है ये सिंक्रोनसली काम करता है। ये जब रन होता है तो हमारा मेन थ्रेड जो होता है जावास्क्रिप्ट का वो ब्लॉक हो जाता है। जब तक ये फाइल को रीड कर रहा होता है तब तक हमारा आगे का कोड चलेगा नहीं और ये हमारे मेन जावास्क्रिप्ट के थ्रेड को ब्लॉक कर देगा। तो इसीलिए हम इसको नहीं यूज करते हैं, ये स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है यूज़ करना। बस समझने के लिए, देखने के लिए यूज़ करते हैं, एक्चुअल कोड में हम नहीं यूज़ करते हैं। कोई रियल यूज़ केस आ जाए उस केस में यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जनरली इसको नहीं यूज़ किया जाता है। जनरली किसको यूज़ किया जाता है, रीड फाइल को यूज़ किया जाता है। हालांकि हम उसको भी नहीं यूज़ करेंगे, हम किसी तीसरे को यूज़ करेंगे। किसको यूज़ करेंगे वो देखेंगे। इसको मैं कमेंट कर देता हूँ, इसको डुप्लीकेट करके नीचे कर देता हूँ। तो रीड फाइल सिंक को हम नहीं यूज़ करते हैं, रीड फाइल को यूज़ करते हैं। अब ये जो है ये फर्स्ट आर्गुमेंट लेता है एक पाथ, फाइल का पाथ तो क्लियर है वो लेगा। और सेकंड आर्गुमेंट हम इसमें अगर UTF-8 जिसे यहाँ पर भी हम पास कर सकते हैं, हम चाहें तो इसको भी पास कर सकते हैं, लेकिन अगर इसको ना चाहें तो हम सीधा यहाँ पे फंक्शन पास कर सकते हैं। और इसके अंदर हमें एरर और डेटा ये 2 चीज़ रिसीव होते हैं। यहाँ पर हमें एक कॉल बैक फंक्शन पास करेंगे और इसके अंदर हमें एक एरर नाम का ऑब्जेक्ट मिलेगा। अगर कोई एरर एग्जिस्ट करेगी, अगर मान लो रीड करने में एरर आ गई, हमने फाइल का पाथ गलत दे दिया, तो एरर कुछ रहेगी, नहीं तो एरर नहीं रहेगी, हमें तब डेटा मिलेगा यहाँ पे। तो यहाँ पर मैं कंसोल लॉग अगर कर दूँ डेटा, तो देखते हैं क्या है। यहाँ पर अगर हम हवर करके देखें तो ये भी बता रहा है कि ये डेटा जो है ये बफर वाला डेटा है। तो एग्जैक्ट वही वाली चीज़ हो जाएगी जो हमने यहाँ पे की थी, हमें एग्जैक्टली वैसे ही करना होगा। डेटा हो गया, अब डेटा डॉट टू स्ट्रिंग करेंगे तो हमें कंटेंट मिलेगा और फिर उस कंटेंट को हम प्रिंट करवा सकते हैं इस तरह से। और यहाँ पर मैं एंड में इसको अगर लिख दूँ और ये कुछ ऐसे रिटर्न नहीं करता है। ये जो रिटर्न कर रहा है इस पर अगर आप हवर करेंगे तो ये बोल रहा है वॉइड, यानी कि ये कुछ रिटर्न नहीं कर रहा है।
इसमें आपको अनडिफाइंड मिलेगा। तो जो कॉल बैक वाला सिस्टम होता है, जो कॉल बैक वाला मेथड होता है रीड फाइल का, वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, तो हम इसको कुछ में किसी चीज़ में स्टोर भी नहीं करवाते हैं, ऐसे ही रख देते हैं इसको। और इसको अगर हम रन करेंगे तो आप गेस करिए कि पहले एंड प्रिंट होगा कि पहले कंटेंट प्रिंट होगा। वीडियो को पॉज करिए और गेस करिए। पहले क्या था कि हम रीड कर रहे थे, फिर उसके बाद जो कंसोल लॉग होता था वो प्रिंट होता था, क्योंकि वो ब्लॉकिंग कोड था। ये हमारा क्या होगा, ये जैसे ही ये fs.read फाइल कॉल होगा, ये जो हमारा जावास्क्रिप्ट का मेन थ्रेड है, ये Node.js को बिहाइंड द सीन्स बता देगा इस फाइल को रीड करना है, और वो अलग थ्रेड में अलग जगह से जाके रीड करेगा और ये आगे कंटिन्यू हो जाएगा और ये कॉल बैक रजिस्टर हो जाएगा। और जब भी ये फाइल रीड होना कंप्लीट होगा, अगर हमारी फाइल इस केस में तो बहुत छोटी है तो तुरंत ही कंप्लीट हो जाती है, लेकिन ये एक सेट टाइम आउट जैसा यहाँ पे बिहेव होगा। सेट टाइम आउट जब हम रजिस्टर करते हैं तो तुरंत ही सेट टाइम आउट रजिस्टर हो जाता है, और फिर जब वो टाइमर कंप्लीट होता है तब आगे बढ़ के कोड रन होता है। वैसे ही इस केस में भी होगा, ये रजिस्टर हो जाएगा, रीड करने के लिए रीड करना शुरू कर देगा, फिर आगे बढ़ के ये कोड एग्जीक्यूट हो जाएगा, उसके बाद में ये कोड रन होगा जब ये फाइल रीड होना कंप्लीट हो जाएगा। तो अगर हम इसको रन करेंगे तो पहले एंड प्रिंट होगा, ये देखो एंड जो है सबसे ऊपर प्रिंट होके आया है, उसके बाद में हमारी फाइल का कंटेंट है। हमारी फाइल का कंटेंट ये है, व्हाट npx डज, जो पुराने वीडियो का कंटेंट था। तो ये कुछ इस तरह से काम करता है और ये हमारे थ्रेड को ब्लॉक नहीं करता। ये हमारा मेन थ्रेड जो होता है इसको फ्री रखता है। तो हम इन दोनों में से कौन सा मेथड यूज करेंगे, ये वाला तो मैंने बता दिया ये नहीं यूज करना है, और ये वाला यूज कर सकते हैं लेकिन हम इसको भी नहीं यूज करेंगे। हम इन दोनों में से किसी को नहीं यूज करेंगे। अगर हम करें तो करें क्या? हम यूज करेंगे fs/promises। fs/promises से fs को इंपोर्ट करेंगे, और ये जो यहाँ पे होगा fs.read फाइल, नाम तो रीड फाइल ही होगा इसका भी, लेकिन ये हमने इंपोर्ट किया है promises से। तो एक तो नॉर्मल वर्जन होता है, ये नॉर्मल वर्जन के अंदर दो होते हैं मेथड, एक रीड फाइल सिंक और एक रीड फाइल, ये जो हमने यहाँ पे यूज किया। तो नॉर्मल वर्जन के अंदर दो तरह के होते हैं, रीड फाइल और रीड फाइल सिंक। इन दोनों को हम नहीं यूज करेंगे, हम प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज करेंगे और हम उसको ऐसे इंपोर्ट करेंगे। और प्रोमिसेस वाला जो वर्जन होता है उसमें केवल एक ही मेथड होता है, उसके अंदर दो नहीं होते हैं, वहाँ पर केवल रीड फाइल होता है, रीड फाइल सिंक जैसा कुछ होता नहीं है। अगर आप यहाँ पर fs.read, देखो मैं रीड फाइल लिख रहा हूँ तो रीड फाइल सिंक का ऑप्शन नहीं आ रहा है। अगर मैं यहाँ पे सिंक लिख भी दूंगा तो ये एनी बता रहा है, मतलब ये कुछ है नहीं ऐसा। तो रीड फाइल का ही मेथड होता है जब हम प्रोमिसेस से इंपोर्ट करते हैं इसको। हमने ऐसे प्रोमिसेस को इंपोर्ट किया तो केवल एक ही मेथड रहेगा। अब हम इसमें रीड कर सकते हैं, कैसे? हम इसको पास करेंगे, ये हमने अपना पाथ पास किया और ये रिटर्न करता है प्रॉमिस। अब जब भी कोई चीज प्रॉमिस रिटर्न करता है, अगर आपने जावास्क्रिप्ट के अंदर प्रॉमिसेस नहीं पढ़ा है तो आपको यहाँ पर दिक्कत आ जाएगी, आपको प्रॉमिसेस पढ़ना पड़ेगा। मेरी एक प्लेलिस्ट है एसिंक्रोनस जावास्क्रिप्ट की, आप जाके वो पूरा पढ़ लीजिए आराम से, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो ये पूरा चीज जो मैंने सेलेक्ट कर रखा है, ये पूरा चीज एक प्रॉमिस बन जाएगा जब ये कोड रन होगा। तो प्रॉमिस पे हम डॉट देन लगा सकते हैं, लेकिन हम उसको अवेट भी कर सकते हैं। हम इसको अवेट कर लेते हैं, हम अवेट यहाँ पे कर लेंगे और इसको स्टोर करवा लेंगे ए नाम से वेरिएबल में। सिंपल, कॉन्स्ट की स्पेलिंग मैंने गलत कर दी, कॉन्स्ट। अब आप सोच रहे होंगे कि अवेट तो हम एसिंक फंक्शन के अंदर यूज करते हैं, तो ऐसा नहीं है। एसिंक फंक्शन के अंदर तो यूज करते ही हैं, लेकिन अगर हमारा जो कोड है वो टाइप मॉड्यूल है तो हम सबसे बाहर भी यूज कर सकते हैं। तो ये परफेक्टली वैलिड कोड है और ये काम करेगा। अगर हम console log a करें
या फिर हम सीधा हवर करके देखें तो फिर से वही बफर है। अब आपको पता है कि आपको क्या करना है। यहाँ से कंटेंट निकालने के लिए आपको जो करना है वो करिए, वीडियो को पॉज करिए और यहाँ से कंटेंट रीड करके दिखाइए मुझे। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने कर लिया होगा। कैसे करना है, डॉट टू स्ट्रिंग कर देना, सिंपल, बस। और क्या है, अब आपको गेस करना है पहले ये चीज प्रिंट होगा कि पहले एंड प्रिंट होगा। गेस करिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने गेस कर लिया होगा। तो यहां पर सबसे पहले ये प्रिंट होगा और फिर एंड प्रिंट होगा। तो आप सोच रहे होंगे कि इस केस में भी तो हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक हो रहा है, इस केस में भी तो हमारा कोड आगे एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है। इस केस में एग्जीक्यूट हुआ था और एंड प्रिंट हो गया था। ये तो फिर सिंक जैसे ही हो गया। एक बार पहले रन करके देखते हैं, फिर उसके बाद में हम डिस्कस करते हैं। तो ये देखो, ये एंड हमारा लास्ट में प्रिंट होके आया है, पहले हमारा कंटेंट प्रिंट होके आया है यहाँ पे। तो यहाँ पर मेन थ्रेड नहीं ब्लॉक हो रहा है। आपको एसिंक अवेट वाला फंक्शन समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं आता है एसिंक अवेट, अवेट कैसे काम करता है, तो ये हमारे मेन थ्रेड को ब्लॉक करके नहीं रखता है। अब मेन थ्रेड को ब्लॉक करने का मतलब ये नहीं है कि आगे कोड अगर नहीं चल रहा है तो हमारा मेन थ्रेड ब्लॉक है। मेन थ्रेड ब्लॉक करने का मतलब और भी होता है। मान लो कि यहाँ पर हमने सेट टाइम आउट लगाया होता, यहाँ पे सेट इंटरवल लगाया होता, और हम इस सेट इंटरवल को मान लो कि हम यहाँ पे कंसोल लॉग कर रहे होते, कुछ नंबर को इंक्रीज कर रहे होते। लेट a इक्वल टू 0 कंसोल लॉग a प्लस प्लस, और a नाम का वेरिएबल हमने ऑलरेडी यहाँ पे बना रखा है, तो इसको मैं i कर देता हूँ, i प्लस प्लस ये, और इसको मैं हर 500 मिली सेकेंड में इंक्रीज कर रहा हूँ। अब आप गेस करिए कि इसका आउटपुट कैसे आएगा। तो जब भी ये हमारा स्टार्ट होगा, ये 500 मिली सेकेंड का टाइम काफ़ी ज़्यादा होता है, तो ये शुरुआत में टाइम लेगा अपना, और सबसे पहले तो ये दोनों रीड हो जाएंगे, इन दोनों का काम हो जाएगा। तो सबसे पहले हमारी पूरी स्ट्रिंग प्रिंट होगी, फिर एंड प्रिंट होगा, और फिर उसके बाद हमारा ये चीज़ प्रिंट होगा, सेट इंटरवल हमारा रन होगा उसके बाद में। तो एक बार हम रन करके देखते हैं। ये देखो, हमारा जिस तरह से हमने प्रेडिक्ट किया था वैसे ही रन हुआ। पहले हमारा ये फाइल का कंटेंट रीड हुआ है, उसके बाद एंड आया है, फिर उसके बाद हमारा ये टाइमर चल रहा है। अब यहाँ पर अगर हम कोई बहुत बड़ी सी फाइल रीड करें, कोई बहुत बड़ी सी फाइल, तो उसके लिए हमें बहुत बड़ी सी फाइल कुछ रीड करवानी पड़ेगी। अब हमारे पास तो उतनी बड़ी फाइल है नहीं, अभी हमने राइट करना भी नहीं सीखा है, तो इसीलिए हम क्या करेंगे, ये जो हमारा फाइल है इसी को कॉपी पेस्ट कर देते हैं। ऐसे ही कॉपी पेस्ट मैंने किया, कॉपी पेस्ट किया, अभी 2-3 बार हो गया। मैं पूरा सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट ऐसे ही करता जा रहा हूँ, और मैं ऐसे पेस्ट करके रखूँगा। ये मैंने पेस्ट करके रख लिया। अब मैं फिर से पूरा कॉपी कर ले रहा हूँ। ये 10,000 लाइन का हो गया। ये ऐसे ही सीधा डबल होता जाएगा। मैं कॉपी करके इसको मैं ऐसे ही बड़ा करता जा रहा हूँ। ये देखो, लगभग इकाई, दहाई, सैकड़ा, 5 लाख, 6 लाख, देखो थोड़ा लैग भी करने लगा है। काफ़ी बड़ी फाइल हो गई है। इसका साइज देखते हैं कितना बड़ा हो गया है। रिवील इन फाइल एक्सप्लोरर कर लेता हूँ मैं, और ये 18 KB नहीं, 1800 KB की हो गई है। 17 MB की फाइल हो गई है। काफ़ी बड़ी फाइल हो गई है। तो इसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, फिर भी बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। 17 MB की हो गई है। इसको और हम 2-3 बार पेस्ट कर देते हैं, थोड़ा और बड़ा ही बना देते हैं। ये मेरा VS कोड लैग करने लगा, इतना बड़ा ये हो गया, क्योंकि अब सीधा ये डबल हो रहा है, सीधा मल्टीप्लाई हो रहा है। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूना 32 दूना 64 ऐसे बढ़ रहा है। बहुत ज़्यादा, मतलब एक्सपोनेंशियली ये ग्रो हो रहा है इसका साइज। तो ऐसे ही आप भी इसको बड़ा कर लेना, देख लेना कितना बड़ा साइज है। ये 53 MB का हो गया ये। अब इसको रीड करने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो
इस केस में मैं क्या करता हूँ, इस टाइम को मैं 5 मिलीसेकंड कर देता हूँ। ठीक है, ये 5 मिलीसेकंड का टाइम कर देता हूँ और हम इसको रन करते हैं और देखते हैं किस तरह से इसका आउटपुट आता है। अरे ये देखो, आपने गेस किया, देखा, कुछ नोटिस किया कैसे आ रहा है। और मैं ये कंसोल लॉक करवाता भी नहीं हूं क्योंकि हमारा कंसोल भर जा रहा है। मैं इसको कंसोल लॉक नहीं करवाऊंगा, बस रीड करवा के मैं स्टोर कर लूंगा ताकि हमारा कंसोल थोड़ा फ्री रहे। तो ये देखो, यहाँ पे मैं एक कंसोल लॉग ये करवा देता हूँ। कंटेंट को मैं नहीं कंसोल लॉग करवाऊंगा क्योंकि कंटेंट बहुत वो हो जाएगा बड़ा। इस तरह से मैं बोल देता हूँ रीडिंग डन। ये हो गया। अब मैं यहां पर इसको रन कर रहा हूं, आप देखना ये आउटपुट किस तरह से आया है। 0 से लेकर 9 तक नंबर प्रिंट हुआ है, फिर रीडिंग डन हुआ है, यानी कि जब तक रीड हो रहा था ये 0 से 9 तक यानी कि 10 तक चला है, ये 1 से लेकर 10 तक चला है और 5 मिली सेकेंड एक बार में चलता है। तो 5 इंटू 10 यानी कि 50 मिली सेकेंड्स तक इसने फाइल रीड किया है। नोट जेएस ने 50 मिली सेकेंड्स तक फाइल रीड किया है और जो 50 मिली सेकेंड वाला टाइम था उसमें हमारा सेट इंटरवल चल के इतना आगे पहुंच चुका है, 10 स्टेप्स अपना चल चुका है वो। और फिर उसके बाद जब हमारा फाइल रेडी हो गया है यानी कि रीड हो चुका है, तब हमारा फाइल यहाँ पे प्रिंट हुआ है। ठीक है, मतलब रीड अगर हम कंटेंट को प्रिंट करवाते तो यहाँ पे हो जाता, लेकिन अब बहुत लंबा है इसलिए मैंने प्रिंट नहीं करवाया। लेकिन यहाँ पे रीडिंग डन हुआ, फिर उसके बाद एंड हुआ यहाँ पे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जब रीडिंग चल रहा है तो हमारा कोड ब्लॉक नहीं, हमारा कोड चल रहा है। जबकि अगर मैं यहाँ पर रीड फाइल सिंक कर दूं SYNC और यहाँ पे अवेट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी अब, और यहाँ से प्रोमिसेस को हटा देना है ये चीज, ये इतना अगर मैं कर दूंगा तब आप गेस करिए कि क्या आउटपुट होगा। यहाँ पर आपने देखा हमारा सेट इंटरवल चलने लगा है पहले ही, और फिर उसके बाद रीडिंग डन हुआ है, फिर उसके बाद ये फिर से चलने लगा हमारा। लेकिन इस केस में आप गेस करिए क्या होगा। ये देखा, ये जब तक हमारा रीडिंग डन नहीं हुआ है, हमारा जो टाइमर है, जो सेट टाइम आउट है, सेट इंटरवल है, वो चला ही नहीं, वो रुक के बैठा है। वो 55 सेकेंड्स तक बैठा रहेगा। यहाँ पर एक्चुअल में 50 सेकेंड्स नहीं, 55 सेकेंड्स तक ये चीजें हुई हैं, क्योंकि फर्स्ट वाला जब प्रिंट होता है वो 5 सेकेंड बाद ही प्रिंट होता है। तो ये 55 मिली सेकेंड्स तक यहाँ पर ये आगे बढ़ चुका रहेगा। मान लो कि हमें इस नंबर को 100 तक ही चलवाना था, मान लो कि हमें 50 तक ही चलवाना था, हमें 50 तक ही नंबर को ले जाना था, या 50 तक या 10 तक ही। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे कॉन्स्ट टाइमर ID इक्वल टू ये कर दूंगा, इफ I इक्वल टू 15 कर देते हैं। इफ I इक्वल टू 15 तो क्लियर इंटरवल करना है हमें, ये चीज क्लियर इंटरवल और टाइमर ID। तो हम बोल रहे हैं कि हमने ये टाइमर चलाया है और इसको 15 तक चल के कंप्लीट हो जाना है, मतलब 15 तक जब ये नंबर पहुंच जाए तब बंद हो जाएगा ये इतना सिंपल सा है। अब अगर हम ये कोड यूज करते हैं रीड फाइल सिंक वाला, तो जब तक हमारी फाइल रीड होगी तब तक हमारा टाइमर चलेगा ही नहीं। देखो ये देखा आपने, रीड होने में थोड़ा सा टाइम लगा है, और ये हमारी फाइल बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। मान लो ये 1 GB की फाइल होती, अब ये
50 MB की फाइल है, 53 MB की है। इसको मैं फिर से कॉपी करके और थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ। मेरा VS कोड वैसे ही लैग कर रहा है, मैं ट्राई करता हूँ। मैंने 2-3 बार पेस्ट किया है, पता नहीं कितनी बार ये होगा पेस्ट। मैं फिर से, अब एकदम से ही लैग हो रहा है। ये लैग क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों होता है? ये जो फाइल हमारी ओपन हुई है ना, ये हमारी मेमोरी के अंदर है, रैम के अंदर। तो ये जो 50 GB 50 MB 40 MB है ना, ये मेमोरी के अंदर लोड हुई है। इसीलिए मेमोरी के अंदर यानी कि रैम के अंदर ये देखो नॉट रिस्पॉन्डिंग भी आ गया। मैं कीप वेटिंग कर देता हूँ, क्या पता ये हो जाए। और चलो, अरे अरे अरे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। चलो, अब उसको, इस फाइल को अब नहीं ओपन करना है। जैसे ही उसको ओपन करेंगे, देखो जब ओपन नहीं कर रहे हैं तब तक ये सही चल रहा है। जैसे ही ओपन होता है हमारे रैम के अंदर लोड हो जाता है, तो थोड़ा लोड बढ़ता है हमारे प्रोसेसर के ऊपर, रैम के ऊपर। अब इसको दोबारा से हम करते हैं, थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। इसका साइज एक बार चेक कर लेते हैं। ये हो गया है 200 MB का हो गया है, तो थोड़ा सा और टाइम लगेगा इसको रीड करने में। फिर से मैं इसको चलाता हूँ। ये देखो, आपको यहाँ पे जब ये चल रहा है ये प्रोग्राम, थोड़ा सा लैग दिख रहा है। इसको हम और मेजर करते हैं थोड़ा अच्छे से। मैं आपको ये कॉन्सेप्ट इसीलिए समझा रहा हूँ ताकि आपको इंटरनलाइज हो जाए ये कॉन्सेप्ट, आपको समझ आ जाए कि एक्चुअल में क्या डिफरेंस है। मैं यहाँ पर क्या करूँगा, एक console.time करता हूँ यहाँ पर। अरे, console.time यहाँ पर, और console.time end जब हमारा इंटरवल खत्म होगा, टाइम एंड, ये चीज console.time और console.time end, ये क्या होगा, हमारा जब प्रोग्राम शुरू होगा तभी ये हमारा console.time शुरू हो जाएगा, और जब टाइम एंड होगा तो ये बताएगा कि शुरू से अंत तक कितना टाइम लगा है। तो हमारे टाइमर के शुरू होने से अंत तक कितना टाइम लगा है ये बताएगा। तो ये हमने क्या किया है, 5 मिलीसेकंड का एक लगाया है, और हमने बोला है कि 15 तक चलना चाहिए, तो 15 × 75, लगभग 75 मिलीसेकंड चलना चाहिए। और उसमें बीच में अगर ये आ गया तो इसका जो भी टाइम होगा वो ऐड हो जाएगा। तो अब चल के देखते हैं कि इसका टोटल टाइम कितना बनता है। एक बार हम रन करते हैं, और ये रीड करने में भी टाइम लगा होगा कुछ, तो ये टोटल 539 मिलीसेकंड्स आ रहा है। 539, आपको ये ध्यान रखना है। मैं एक दो बार और इसको रन करके चेक कर लेता हूँ। ये अभी 300 ये आ रहा है, थोड़ा और रन करते हैं। देखो 384 आ रहा है। 2-3 बार रन कर लेंगे ताकि हमें एवरेज पता चल जाए। 380 तक ही ये एवरेज आ रहा है टाइम यहाँ पे। फर्स्ट टाइम ज़्यादा आ गया था, मैं कम से कम 6-7 बार रन कर चुका हूँ। 380 तक आ रहा है टाइम, ठीक है, 380 387 इतना टाइम आ रहा है इसको। अभी हम यहाँ पे प्रोमिसेस वाला वर्जन नहीं यूज़ कर रहे हैं, हम रीड फाइल सिंक यूज़ कर रहे हैं। अब मैं यहाँ पे प्रोमिसेस वाला वर्जन यूज़ कर लेता हूँ, अवेट कर देता हूँ इसको। ये अवेट यूज़ कर लिया, और यहाँ पर /promises कर देंगे। अब हम इसको रन करके देखते हैं। ये देखो, टाइम देखा आपने, कहाँ 380 और कहाँ 83, समझ रहे हैं? सीधा ये तो वक्त बदल गया, जज्बात बदल गया। कोड वही है, फाइल वही है, रीडिंग वही है। वहां पे 380 था, यहाँ पे 83 है। 380 मतलब 380 था, यहाँ पर केवल 83 है।
300 मिली सेकेंड्स। और बार हम रन करते हैं, ये देखो कितनी भी बार रन करेंगे ये ऐसे ही रहेगा। ये देखो ये इसलिए हो रहा है क्योंकि जब तक ये फाइल रीड हो रही थी तब तक हमारा लूप चल के खत्म हो चुका है, लूप नहीं, हमारा टाइमर चल के खत्म हो चुका है। और उस केस में क्या था, जब तक फाइल रीड हो रही थी तब तक हमारा लूप चलना शुरू ही नहीं हुआ था। तो भले ही आपको एसिंक अवेट वाला जो कोड है वो लगे कि ऐसे ही है, सेम ही है, ये भी ब्लॉक कर रहा है, लेकिन ये ब्लॉक नहीं करता है। आप देख रहे हैं ना, हमारा कोड पहले ही चल जा रहा है। ये हमारा सेट टाइम आउट वाला कोड है, ये चल रहा है और सिग्निफिकेंट हमें टाइम का वो मिल रहा है। अभी यहाँ पर मैं इसका अमाउंट थोड़ा सा और इंक्रीज कर देता हूँ, इसका नंबर मैं कर देता हूँ 30, ठीक है। और अब देखते हैं इसमें कितना टाइम बनता है। ये 159 हो गया है। मैं इसको थोड़ा सा और इंक्रीज करता हूँ, मैं 300 करता हूँ, देखते हैं। हाँ 300 थोड़ा सा ज़्यादा हो गया है। 300 से मैं क्या करता हूँ, 100 कर देता हूँ या 80 कर देते हैं। मैं बेसिकली ये चाह रहा हूँ कि बीच में हमारी कहीं रीडिंग आए, फिर उसके बाद में फिर से हमारा टाइमर चले। तो इस केस में जैसा मैं चाह रहा था वैसे ही रिजल्ट अचीव हुआ है। यहाँ पर हमारा जो टाइमर था वो चल चुका था और 75 तक पहुँच चुका था। उसके बाद में हमारी रीडिंग कंप्लीट हुई, तो रीडिंग कंप्लीट के बाद वो वाला कोड चला। फिर उसके बाद में जो रिमेनिंग 80 तक पहुँचना था उस नंबर को, फिर 80 चला है और टोटल टाइम 481 लगा है, 481 लगा है प्रोमिसेस का यूज करके। एक दो बार और ट्राई कर लेते हैं। 556 लगा, 58, 558, 600 लगा है। ये ऐसा नहीं है कि हर बार एकदम सही रहेगा, बस हमें एवरेज देखना है और हमें पूरा आइडिया लग जाएगा, क्लियर डिफरेंस दिखेगा। ठीक है, 600 के अराउंड आ रहा है, ये क्लियरली ये 600 के अराउंड आ रहा है। मैंने कई बार रन किया है इसको। 600, 620, 618 ऐसे ही आ रहा है। अब मैं क्या करता हूँ, इसको फिर से हटा के मैं फिर से सिंक कर देता हूँ इसको, रीड फाइल सिंक। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जब तक फाइल रीड हो रही है तब तक वो 75 तक पहुंच जा रहा है। यहाँ पर मतलब 75 तक, 50 तक, डिपेंड्स ऑन, मतलब अलग अलग टाइम पे अलग अलग, मतलब कभी आधा, कभी आधे से ज़्यादा, कभी 90% तक वो ऑलरेडी एग्जीक्यूट हो चुका रहता है, हमारा जो इंटरवल वाला होता है। अब इस केस में हमारा रुका रहेगा सब कुछ और बाद में चलेगा। और यहाँ पर देखिए कितना आ रहा था हमारा, 600 मिली सेकेंड्स, यानी कि आधा सेकेंड्स, और ये एग्जैक्टली उसका डबल है। 600 का डबल होगा 1200, ये 1300 है। एक तरह से 1300 मिली सेकेंड्स ही आ रहा है। और बार रन करते हैं, 1300 आ रहा है, तो इसका डबल से भी ज़्यादा इस बार आ रहा है। ये देखो 1400 आ गया। और भी रन कर लेते हैं, देख लेते हैं। कितना भी बार रन करेंगे आपको क्लियर डिफरेंस दिखेगा, तो आपको परफॉर्मेंस में यहाँ पे बूस्ट मिलता है। आपका अगर कोई कोड है तो वो ब्लॉक नहीं होगा। जैसे हमारा ये कोड है, हम यहाँ पे जब एसिंक अवेट यूज कर रहे हैं तो ये हमारा कोड ब्लॉक नहीं हो रहा है, ये चल रहा है। भले ही उसके नीचे का कोड नहीं चल रहा है, लेकिन अगर कोई कोड चलना जरूरी था, जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इंटरवल वाला था, तो ये चल रहा है। ऐसे ही हम अपना सर्वर बनाएंगे, एपीआई के लिए रिक्वेस्ट हम रिसीव करेंगे, रिक्वेस्ट को रिसीव करके उस पर कुछ रिस्पॉन्स करेंगे। तो उस केस में भी अगर हम ये वाला मेथड यूज करेंगे तो हम रिक्वेस्ट नहीं रिसीव कर पाएंगे, हमारा जो सिस्टम है वो फ्रीज हो जाएगा। जबकि एसिंक अवेट अगर हम यूज करेंगे तो फाइल रीड होती रहेगी अलग, हमारा जो रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का साइकिल है वो चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसीलिए आपको इस चीज को नहीं यूज करना है और इस चीज को यूज करना है, प्रोमिसेस को और अवेट के साथ में इस तरह से यूज करना है। ये करेंगे, ये हमारा
1 मिनट 30 सेकेंड, मतलब 1 मिनट 30 सेकेंड नहीं, 1 सेकेंड 1.3 सेकेंड्स जो आ रहा था, 1.3 1.4 सेकेंड्स, ये देखो सीधा कम होके आधा हो गया, आधे से भी कम। तो आपको परफॉर्मेंस में बहुत ज़्यादा डिफरेंस सिग्निफिकेंट देखने को मिलेगा। और जो कॉल बैक वाला सिंटैक्स है वो भी एग्जैक्टली ऐसे ही काम करेगा, वो भी ब्लॉक नहीं करेगा हमारे मेन थ्रेड को, वो भी अलाउ करेगा, हमारा टाइमर चलता रहेगा और वो भी हमें लगभग सेम टाइम ही देगा। लेकिन कॉल बैक वाला सिंटैक्स हम इसलिए नहीं यूज़ करते हैं क्योंकि वो कॉल बैक हेल बना देता है। आपने पढ़ा होगा, आपने अगर फ्रंट एंड में पढ़ा है तो आपने देखा होगा जावास्क्रिप्ट में कॉल बैक हेल की समस्या होती है, और उसी समस्या को सॉल्व करने के लिए इन प्रोमिसेस को इंट्रोड्यूस किया गया था और हम आगे से इसी को यूज़ करेंगे। और सही है, हम तो काफ़ी सिग्निफिकेंट परफॉर्मेंस बूस्ट यहाँ पर देख पा रहे हैं। और जब आप चीज़ों को देख पाते हैं तब आपको मानने की ज़रूरत नहीं होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, आप एग्जैक्टली देख पा रहे हैं, तो अब आपको मानने की ज़रूरत ही नहीं है, आप खुद ही इसको चूज़ करेंगे। आप दूसरे वाले को चूज़ ही नहीं करेंगे, जो सिंक वाला था उसको चूज़ ही नहीं करेंगे। आपको दिख रहा है कि सीधा डबल ट्रिपल ये फास्ट जाता है जब हम ये करते हैं, तो सिंपल सी बात है, यही करना है। अब यहाँ पर जैसे हमने देखा था कि जो सिंक वाला होता है उसमें हम एक ऑप्शनल आर्गुमेंट पास कर सकते हैं, वैसे ही हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। यहाँ पर अगर मैं एम्प्टी स्ट्रिंग टाइप करूँगा तो वही सेम ऑप्शंस आ रहे हैं। यहाँ पर अगर हम UTF-8 बता देंगे तो अब ये एक स्ट्रिंग हो जाएगा। अभी तक ये बफर था, लेकिन जैसे हम यहाँ पे ऑप्शन पास कर देते हैं UTF-8 तो ये स्ट्रिंग ऑटोमेटिकली बन जाता है। देखो उसको हटाया, ये बफर बन गया। तो हम इस तरह से कर सकते हैं, तो हमें फिर से .to स्ट्रिंग करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हम डायरेक्टली अगर स्ट्रिंग रीड कर रहे हैं तो ऐसे ही ऑप्शन पास करके हम सीधा ही स्ट्रिंग को रिट्रीव कर सकते हैं, हमें स्ट्रिंग को अलग से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने सोचा था कि इसी वीडियो में हम रीड राइट दोनों मेथड्स को कवर कर लेंगे, लेकिन ये वीडियो ऑलरेडी काफ़ी लंबा हो गया है, तो राइट मेथड को हम अलग वीडियो में कवर करेंगे। और उससे पहले हम ये जो रीड कर रहे हैं फाइल को, अभी तो बस हम कंसोल लॉग करवा रहे हैं, लेकिन हम इससे यूजफुल चीज़ें भी करवा सकते हैं, यूजफुल काम करवा सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक अपना CLI का ऐप बनाएंगे जहां पर हम इस रीड मेथड को, इस रीड फाइल वाले मेथड को यूज करके कुछ हम यूजफुल काम करवाएंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और बनाते हैं अपना पहला CLI ऐप जिसमें हम रीड फाइल का यूज करेंगे और FS मॉड्यूल का यूज करेंगे। ये वीडियो मेरे कंप्लीट Node.js कोर्स के फ्री प्रीव्यू का हिस्सा है। अगर आप Node.js को कंप्लीटली पूरा एकदम जीरो से एडवांस लेवल तक मास्टर करना चाहते हैं तो आप हमारे कंप्लीट Node.js कोर्स में एनरोल कर सकते हैं। उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।